एडजी पर वापस स्वागत है, जहां हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स को एक पर्सनल एआई ट्यूटर की तरह स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आज का चैप्टर है इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत। यह हमारा एक्सटेंडेड एपिसोड है, लगभग 30 से 60 मिनट्स का, इसलिए आराम से सुनो। नोटबुक पास हो तो अच्छा, लेकिन तुम इसे पैसिव रिवीजन की तरह भी सुन सकते हो। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं स्वाति। दिल्ली की छात्रा अनन्या ने एक बार कहा था कि उसे इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट अलग अलग चैप्टर्स जैसे लगते हैं, कनेक्टेड नहीं। आज हम वही कनेक्शन बनाएंगे, मैक्रो और माइक्रो का डिफरेंस, एग्रीगेट वेरिएबल्स, रिप्रेजेंटेटिव गुड, कीन्स और ग्रेट डिप्रेशन, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इकोनॉमिक एजेंट्स और 4 सेक्टर्स। बीच में क्वेश्चंस, एक्टिव रिकॉल और एग्जाम टिप्स आएंगे। और सुनते समय सिर्फ वर्ड्स मत पकड़ना, पिक्चर बनाना। जब हम प्राइस लेवल बोले तो इंडिविजुअल वस्तु की प्राइस नहीं, पूरी इकोनॉमी में प्राइसेस की जनरल मूवमेंट सोचो। जब एम्प्लॉयमेंट बोले तो किसी एक फॉर्म की हायरिंग नहीं, इकोनॉमी या किसी बड़े सेक्टर की स्थिति सोचो। एक सेकंड रुककर खुद से पूछना, यह क्वेश्चन माइक्रो है या मैक्रो? यही हैबिट चैप्टर को याद कराने के बजाय समझाएगी। हमारा लर्निंग मैप सिंपल है। पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप, फिर इकोनॉमी वाइड वेरिएबल्स के साथ उसका मेथड, उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स से कंपैरिजन, इकोनॉमिक एजेंट्स और पब्लिक गोल्स, फिर कीन्स के समय मैक्रो इकोनॉमिक्स के अलग ब्रांच बनने की स्टोरी। अंत में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर का फ्रेमवर्क। हर बड़े हिस्से के बाद छोटा रिकैप होगा, ताकि तुम्हें आंसर लिखते समय हेडिंग्स अपने आप याद आए। तो पहला सवाल, मैक्रो इकोनॉमिक्स आखिर देखती क्या है? अगर कोई पूछे कि देश की इकोनॉमी की हेल्थ कैसी है, प्राइसेस ओवरऑल बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, और एम्प्लॉयमेंट कंडीशन सुधर रही है या बिगड़ रही है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न है। यहाँ फोकस किसी एक बायर या सेलर पर नहीं, पूरे इकोनॉमिक सिस्टम पर है। प्रिसाइजली, मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी एज अ होल का स्टडी है। इसके इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं एग्रीगेट आउटपुट, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट लेवल और जनरल प्राइस लेवल। एग्रीगेट का अर्थ है अलग अलग यूनिट्स या मार्केट्स को जोड़कर टोटल या इकोनॉमी वाइड पिक्चर। इसलिए मैक्रो ऐसे ब्रॉड क्वेश्चंस पूछती है जो सभी सिटीजन्स को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे प्राइसेस का ओवरऑल मूवमेंट और देश की एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। और चैप्टर केवल इंडिकेटर्स गिनाकर नहीं रुकता, यह पूछता है कि इकोनॉमी बेहतर या खराब शेप में है। यह जानने के लिए रीजनेबल इंडिकेटर्स कौन से होंगे। फिर यह भी पूछता है कि स्टेट कौन से स्टेप्स ले सकती है या सिटीजन्स किन इम्प्रूवमेंट्स की डिमांड कर सकते हैं। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में मेजरमेंट और पॉसिबल एक्शन दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। एग्जाम पॉइंट, डेफिनेशन लिखते समय 3 कीवर्ड्स छोड़ना मत: इकोनॉमी एज अ होल, एग्रीगेट वेरिएबल्स और ब्रॉड इकोनॉमिक कंसर्न्स। सिर्फ ये लिखना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़ी चीजों का स्टडी है बहुत वेग हो जाएगा। बेहतर आंसर होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल और एम्प्लॉयमेंट जैसे वेरिएबल्स के माध्यम से पूरी इकोनॉमी के फंक्शनिंग को समझती है। अब एक्टिव रिकॉल, अगर क्वेश्चन हो प्राइसेस एज अ होल राइज और फॉल, तो क्या हम केवल एक प्रोडक्ट की प्राइस देखेंगे? नहीं, क्योंकि मैक्रो का कंसर्न जनरल प्राइस लेवल है। और अगर एक शॉपकीपर की सेल्स कम हो जाएं, क्या उससे पूरी इकोनॉमी का कंक्लूजन निकाल देंगे? नहीं, हमें ब्रॉडर आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट या प्राइस ट्रेंड्स देखने होंगे। चैप्टर यह भी बताता है कि मैक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को सिंपल लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लेकिन कहीं कहीं एलिमेंट्री अलजीब्रा से रिगर आएगा। इसका मतलब यह नहीं कि कॉन्सेप्ट्स कम सीरियस हैं। अप्रोच पहले इंट्यूशन बनाती है, फिर रिलेशनशिप्स को अधिक प्रिसाइज तरीके से देखने की तैयारी करती है। इसलिए डेफिनेशन और रीजनिंग दोनों साथ लेकर चलो। एक कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करें। मैक्रो का मतलब केवल गवर्नमेंट या केवल मनी नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिसीज इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट आउटपुट, प्राइसेस, एम्प्लॉयमेंट, सेक्टर्स और उनके इंटरलिंकेजेस को भी स्टडी करती है। मनी, इंटरेस्ट रेट, वेजेस और टैक्सेशन बाद में पॉलिसी एनालिसिस में आते हैं। वे पूरे सब्जेक्ट की अकेली पहचान नहीं है। अब तक हमारा फर्स्ट मेजर आइडिया क्लियर है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेंस वाइड है। ये इंडिविजुअल डिसीजन से शुरू होकर एग्रीगेट आउटकम तक पहुंच सकती है, लेकिन इसका सेंट्रल क्वेश्चन इकोनॉमी वाइड फंक्शनिंग है। अगले हिस्से में हम समझेंगे कि अलग अलग गुड्स,
प्राइसेस और एम्प्लॉयमेंट को एक साथ देखकर एनालिसिस आसान क्यों बनता है? चैप्टर कहता है कि इकोनॉमी को ऑब्जर्व करने पर कई गुड्स और सर्विसेज के आउटपुट लेवल्स टेंडेंसी रखते हैं साथ मूव करने की। उदाहरण दिया गया है कि फूड ग्रेन का आउटपुट बढ़े तो इंडस्ट्रियल गुड्स का आउटपुट भी जनरली बढ़ सकता है। इसी तरह अलग इंडस्ट्रियल गुड्स के आउटपुट्स और अलग गुड्स की प्राइसेस भी अक्सर एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं। एम्प्लॉयमेंट लेवल्स के बारे में भी यही ब्रॉड ऑब्जर्वेशन है। अलग प्रोडक्शन यूनिट्स में एम्प्लॉयमेंट ऊपर या नीचे जा सकता है। अगर आउटपुट, प्राइस या एम्प्लॉयमेंट लेवल्स में क्लोज रिलेशनशिप हो तो हर सिंगल कमोडिटी को अलग अलग ट्रैक करने के बजाय इकोनॉमी का ओवरऑल पैटर्न समझना रिलेटिवली आसान हो जाता है। यह मैक्रो इकोनॉमिक सिंप्लीफिकेशन की शुरुआत है। इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव गुड का आइडिया आता है। इमेजिन करो एक हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी कमोडिटी जो पूरी इकोनॉमी में प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज की एवरेज प्रोडक्शन, प्राइस और एम्प्लॉयमेंट लेवल को रिप्रेजेंट करती है। ये कोई एक्चुअल दुकान में मिलने वाली एक वस्तु नहीं है। ये एनालिसिस को मैनेजेबल बनाने वाला कॉन्सेप्चुअल टूल है। इस रिप्रेजेंटेटिव गुड का प्रोडक्शन लेवल सभी गुड्स और सर्विसेज के एवरेज प्रोडक्शन लेवल के अनुरूप माना जाता है। इसी तरह उसकी प्राइस जनरल प्राइस लेवल को और एम्प्लॉयमेंट लेवल इकोनॉमी के जनरल एम्प्लॉयमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। आंसर में रिप्रेजेंटेटिव गुड को एवरेज या रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर से जोड़ना यूजफुल है, लेकिन इसे लिटरल सिंगल प्रोडक्ट मत समझना। अब मेरा सवाल, मैक्रो इकोनॉमिक्स हर रियल कमोडिटी की डिटेल क्यों नहीं पढ़ती? क्योंकि प्राइसेस, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट्स में होने वाले चेंजेस कई कमोडिटीज के लिए ब्रॉडली सिमिलर डायरेक्शन दिखा सकते हैं। खासकर इन्फ्लेशन में प्राइसेस तेजी से ऊपर जा रही हों या डिप्रेशन में आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट नीचे जा रहे हों, तब एग्रीगेट ट्रेंड यूजफुल पिक्चर देता है। लेकिन सिंप्लीफिकेशन की सीमा भी है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की प्रोडक्शन कंडीशंस अलग होती हैं। मैनेजर और अकाउंटेंट का लेबर भी एक जैसा नहीं होता। इसलिए सिंगल रिप्रेजेंटेटिव कैटेगरी कभी कभी डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स छिपा सकती है। तब एग्रीकल्चरल गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स और सर्विसेज जैसी कुछ कैटेगरीज को रिप्रेजेंटेटिव बनाया जा सकता है। यहाँ माइल्ड डिसएग्रीमेंट है गौरव। स्टूडेंट को लग सकता है कि रिप्रेजेंटेटिव गुड लेने से सारे डिफरेंसेस खत्म हो जाती हैं। असल बात यह है कि ये कन्वीनियंस है, कंप्लीट रियलिटी नहीं। जब सेक्टर्स के बीच इंटरडिपेंडेंस या राइवलरी इंपॉर्टेंट हो, तब हमें इकोनॉमी को डिस्टिंक्ट सेक्टर्स में देखना पड़ता है। बिल्कुल, और यही नुआंस एग्जाम में अच्छे आंसर को अलग बनाता है। पहले रिप्रेजेंटेटिव गुड की यूजफुलनेस लिखो, एनालिसिस सरल होता है। फिर लिमिटेशन लिखो, इंडिविजुअल गुड्स की अलग प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, प्राइसेस और लेबर कैरेक्टरिस्टिक्स ओवरलुक हो सकती हैं। अंत में बताओ कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज जैसी कैटेगरीज कई एनालिसिस में बेहतर रिप्रेजेंटेशन देती हैं। क्विक चेक, रिप्रेजेंटेटिव गुड एक्चुअल मार्केट में बिकने वाली स्टैंडर्ड वस्तु है या एवरेज इकोनॉमी का हाइपोथेटिकल मॉडल? सही आंसर है हाइपोथेटिकल मॉडल। और क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा सिंगल रिप्रेजेंटेटिव गुड पर ही डिपेंड करेगी? नहीं। डिस्टिंक्ट सेक्टर्स या कैटेगरीज यूजफुल हो तो एनालिसिस उन्हें भी शामिल करता है। ये पॉइंट मिस मत करना। अब तक हम एग्रीगेट मूवमेंट और रिप्रेजेंटेटिव गुड कवर कर चुके हैं। वन लाइन मेमोरी फ्रेम बनाओ, मैनी इंडिविजुअल मूवमेंट्स, ब्रॉड कॉमन डायरेक्शन, रिप्रेजेंटेटिव एवरेज और जहां डिफरेंसेस मैटर करें वहां सेक्टर्स। ये फ्रेम आगे माइक्रो और मैक्रो के अंतर को समझने में भी मदद करेगा। अब आते हैं सबसे कॉमनली टेस्टेड कंपैरिजन पर। माइक्रो इकोनॉमिक्स में फोकस इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स और इंडिविजुअल मार्केट्स पर होता है। कंज्यूमर्स अपनी टेस्ट्स और इनकम्स के आधार पर गुड्स का ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन चुनते हैं, प्रोड्यूसर्स कॉस्ट कम रखते हुए और जितना संभव हो ऊंची मार्केट प्राइस पर बेचकर मैक्सिमम प्रॉफिट पाने की कोशिश करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में फोकस इकोनॉमी एज अ होल पर शिफ्ट होता है। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट आउटपुट और जनरल प्राइस लेवल जैसे फिनोमेना यहाँ सेंट्रल है। माइक्रो में इंडिविजुअल बायर, सेलर या कंपनी का डिसीजन इंपॉर्टेंट है। मैक्रो में उन डिसीजंस के एग्रीगेट इफेक्ट्स और इकोनॉमी वाइड कंडीशंस इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक बड़ी कंपनी भी माइक्रो क्यों मानी जा सकती है? क्योंकि वह अपने शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में डिसीजन लेती है।
जो पूरे देश के इंटरेस्ट से जरूरी नहीं कि सेम हो। साइज बड़ा होना मैक्रो नहीं बनाता। यूनिट का डिसीजन इंडिविजुअल या फर्म लेवल पर है तो वह माइक्रो पर्सपेक्टिव में है। स्केल और एनालिटिकल फोकस को अलग रखो। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन या अनएम्प्लॉयमेंट जैसे माइक्रो फेनोमिना अक्सर मेंशन नहीं होते या एक्सटर्नल मान लिए जाते हैं। इंडिविजुअल बायर या सेलर उन्हें अकेले चेंज नहीं कर सकता। जनरल इक्विलिब्रियम माइक्रो का मैक्रो से नियरेस्ट कनेक्शन है, जहां इकोनॉमी के प्रत्येक मार्केट में डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम को देखा जाता है, लेकिन मैक्रो ब्रॉडर इकोनॉमी वाइड सिचुएशंस को एड्रेस करती है। एक सेकंड पॉज करके बताओ, कंज्यूमर अपनी इनकम और प्रेफरेंसेस के आधार पर क्या चुनता है? ये माइक्रो है या मैक्रो? माइक्रो, देश में ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट सुधर रहा है या नहीं? ये मैक्रो। किसी फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमम करना? माइक्रो। पूरी इकोनॉमी में आउटपुट और प्राइसेस की मूवमेंट? मैक्रो। एग्जाम आंसर में कंपैरिजन को दो कॉलम्स की तरह मेंटली ऑर्गेनाइज कर सकते हो, भले आंसर में टेबल जरूरी ना हो। माइक्रो में इंडिविजुअल मार्केट्स, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स और प्राइवेट सेटिस्फैक्शन या प्रॉफिट। मैक्रो में एग्रीगेट आउटपुट, जनरल प्राइसेस, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट, इंटरडिपेंडेंस और पब्लिक वेलफेयर ओरिएंटेड पॉलिसी। फिर कंक्लूडिंग लाइन मैक्रो इंडिविजुअल फोर्सेस की एग्रीगेट आउटकम्स को भी स्टडी करती है। एडम स्मिथ की डिस्कशन यहाँ क्यों आती है? उन्होंने सजेस्ट किया था कि यदि बायर्स और सेलर्स सेल्फ इंटरेस्ट में एक्ट करें तो सोसाइटी की वेल्थ और वेलफेयर को अलग से कंसिडर करने की जरूरत शायद न हो। लेकिन इकोनॉमिस्ट ने देखा कि मार्केट्स कभी एग्जिस्ट नहीं करते, कभी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते और कभी डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम हासिल नहीं करते। और सोसाइटी कई बार एम्प्लॉयमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, एजुकेशन और हेल्थ जैसे सोशल गोल्स परस्यू करती है। ये गोल्स केवल इंडिविजुअल प्रॉफिट या सेटिस्फैक्शन से तय नहीं होते। इसलिए टैक्सेशन, बजटरी पॉलिसीज, मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, वेजेस, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट पर पॉलिसी इफेक्ट्स को स्टडी करना जरूरी हुआ। यही माइक्रो से मैक्रो की आवश्यकता का एक बड़ा रीजन है। अब तक का रिकैप, माइक्रो छोटे यूनिट्स और इंडिविजुअल डिसीजंस को देखती है, मैक्रो पूरी इकोनॉमी और एग्रीगेट आउटकम्स को। माइक्रो में प्राइवेट ऑब्जेक्टिव प्रोमिनेंट है, मैक्रो में पब्लिक वेलफेयर और पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं, लेकिन दोनों डिस्कनेक्टेड नहीं हैं। मैक्रो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के एग्रीगेट इफेक्ट्स को समझने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक रूट से जुड़ी रहती है। अब इकोनॉमिक एजेंट्स, इकोनॉमिक यूनिट्स या एजेंट्स वे इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस हैं जो इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। कंज्यूमर्स डिसाइड करते हैं कि क्या और कितना कंज्यूम करना है। प्रोड्यूसर्स डिसाइड करते हैं कि क्या और कितना प्रोड्यूस करना है। गवर्नमेंट, कॉरपोरेशंस और बैंक्स भी स्पेंडिंग, क्रेडिट, इंटरेस्ट रेट या टैक्सेशन जैसे डिसीजंस लेते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर और ऑर्डिनरी इंडिविजुअल एजेंट में ऑब्जेक्टिव का फर्क है। इंडिविजुअल कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन या वेलफेयर मैक्सिमाइज कर सकता है, फर्म प्राइवेट प्रॉफिट पर फोकस कर सकती है, स्टेट और स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस को पब्लिक गोल्स परस्यू करने होते हैं। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक एजेंट्स केवल बड़े इंडिविजुअल्स नहीं, अलग पर्पस वाले डिसीजन मेकर्स हैं। चैप्टर में स्टेट या मैंडेटेड बॉडीज के एग्जाम्पल्स के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दिए गए हैं। इन इंस्टीट्यूशंस के पब्लिक ऑब्जेक्टिव्स लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन से डिफाइंड हो सकते हैं। एग्जाम में नाम लिखते समय आरबीआई और सेबी को मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी प्लेयर्स के एग्जाम्पल्स की तरह यूज कर सकते हो, लेकिन उनके ऑब्जेक्टिव्स को इंडिविजुअल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मत बताना। मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स का दूसरा फीचर क्या है? वे रिसोर्सेज को पब्लिक नीड्स की तरफ डायरेक्ट कर सकते हैं। डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कम करना, एजुकेशन और प्राइमरी हेल्थ केयर की एक्सेस बढ़ाना, गुड एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस प्रोवाइड करना इंपॉर्टेंट सोशल चॉइसेस हैं। ये एक्टिविटीज केवल किसी एक व्यक्ति के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं होती। यहाँ पॉलिसी को ऑटोमेटिक सोल्यूशन समझना भी गलती है। सोर्स इतना कहता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज के इफेक्ट्स को स्टडी करती है और सोशल चॉइसेस के अनुसार फोर्सेस को मॉडिफाई करने की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए आंसर में रिस्पॉन्सिबल लैंग्वेज रखो। पॉलिसीज इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने के लिए डिजाइन होती हैं। हर पॉलिसी का रिजल्ट बिना कंडीशन के गारंटीड नहीं लिखना। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है?
इकोनॉमिक एजेंट की वन लाइन डेफिनेशन बोलो, सही डायरेक्शन होगी। ऐसा इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन जो इकोनॉमिक डिसीजंस लेता है। फिर दो एग्जाम्पल्स दो, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, और एक इंस्टीट्यूशनल एग्जाम्पल, गवर्नमेंट या बैंक। डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल्स आंसर को कंप्लीट बनाते हैं। इस पॉइंट पर एडजी का उपयोग नेचुरली हो सकता है। अगर तुम्हें एग्जैक्ट डाउट हो कि इकोनॉमिक एजेंट, मैक्रो इकोनॉमिक प्लेयर और सेक्टर में क्या अंतर है, तो एडजी को वही क्वेश्चन सोक्रेटिक तरीके से पूछो। पहले अपना डिस्टिंक्शन लिखो, फिर स्टेप बाय स्टेप करेक्शन लो। इससे एक्टिव रिकॉल बना रहेगा, केवल रेडीमेड लाइन कॉपी नहीं होगी। और डिस्टिंक्शन अभी सुन लो। एजेंट डिसीजन लेने वाला इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन है। सेक्टर इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है, जैसे हाउस होल्ड सेक्टर या फॉर्म सेक्टर। एक सेक्टर में कई एजेंट्स हो सकते हैं। यह छोटा सा फर्क शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में बहुत काम आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबल लिख देते हैं। अब हम हिस्टोरिकल सेक्शन में एंटर कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक सेपरेट ब्रांच के रूप में जॉन मेनार्ड कीन्स की इन्फ्लुएंशियल बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के 1936 में पब्लिकेशन के बाद उभरी। इससे पहले क्लासिकल ट्रेडिशन का बिलीफ था कि काम करने को रेडी सभी लेबरर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और फैक्ट्रीज फुल कैपेसिटी पर चलेंगी। फिर 1929 की ग्रेट डिप्रेशन ने इस बिलीफ को गंभीर चैलेंज दिया। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट बहुत गिर गए। गुड्स की डिमांड कम हुई, फैक्ट्रीज आइडल रहीं और वर्कर्स जॉब से बाहर हुए। इसका असर दुनिया के दूसरे देशों पर भी पड़ा। इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट और फुल कैपेसिटी पर नहीं रहती। ये रियलिटी सामने आई। इंपॉर्टेंट फिगर्स याद रखो। यूएसए में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1929 के 3% से 1933 तक 25% हो गया। उसी पीरियड में एग्रीगेट आउटपुट लगभग 33% गिरा। ये फिगर्स सिर्फ रोट फैक्ट्स नहीं हैं, ये दिखाते हैं कि एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट में प्रोलॉन्ग डिक्लाइन कितना गंभीर मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम था। ग्रेट डिप्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए किस तरह का फ्रेमवर्क चाहिए था? ऐसा फ्रेमवर्क जो लॉन्ग लास्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट और आइडल फैक्ट्रीज को समझ सके। केन्स ने इकोनॉमी को होलिस्टिक तरीके से देखा और डिफरेंट सेक्टर्स की इंटरडिपेंडेंस पर ध्यान दिया। इसी नए अप्रोच ने मैक्रो इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट को दिशा दी। एग्जाम टिप: इमरजेंस का आंसर 3 स्टेप्स में लिखो। पहला, प्री कीन्स क्लासिकल ट्रेडिशन का फुल एम्प्लॉयमेंट और फुल कैपेसिटी वाला व्यू। दूसरा, 1929 ग्रेट डिप्रेशन में डिमांड, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का कोलैप्स। तीसरा, केन्स की 1936 बुक और इकोनॉमी को एंटायरिटी तथा इंटरडिपेंडेंट सेक्टर्स के रूप में स्टडी करने की आवश्यकता। केन्स के बारे में चैप्टर कुछ बैकग्राउंड भी देता है। 1883 में बॉर्न ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में एजुकेटेड हुए और बाद में वहां डीन रहे। उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी भाग लिया। उनकी 1936 वाली बुक 20th सेंचुरी की इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक्स बुक्स में मानी जाती है। एडम स्मिथ और केन्स को मिक्स मत करना। एडम स्मिथ मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फाउंडिंग फादर के रूप में दिए गए हैं और उनकी वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 की है। केन्स की जनरल थ्योरी 1936 में आई और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिस्टिंक्ट इमर्जेंस से जुड़ी है। दोनों हिस्टोरिकल रेफरेंसेस अलग कॉन्टेक्स्ट में हैं। मिनी रिकैप करते हैं। क्लासिकल ट्रेडिशन ने इकोनॉमी को ऐसे देखा जहां विलिंग वर्कर्स को जॉब्स और फैक्ट्रीज को फुल कैपेसिटी मिलती है। ग्रेट डिप्रेशन ने फॉलिंग डिमांड, आइडल फैक्ट्रीज और मास अनएम्प्लॉयमेंट दिखाया। केन्स ने इन घटनाओं को समझने के लिए इकोनॉमी वाइड और सेक्टर इंटरडिपेंडेंट एनालिसिस दिया। यही चैप्टर का हिस्टोरिकल बैकबोन है। अब प्रेजेंट बुक का कॉन्टेक्स्ट। ये बुक मुख्यतः कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के वर्किंग को एग्जामिन करती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रोडक्शन एक्टिविटीज प्राइमरी कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस या फर्म्स द्वारा की जाती हैं। एक टिपिकल एंटरप्राइज में एंटरप्रेन्योर मेजर डिसीजंस कंट्रोल करता है और फर्म से जुड़े रिस्क का बड़ा हिस्सा बेयर करता है। प्रोडक्शन के लिए एंटरप्राइज को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। चैप्टर 3 फैक्टर्स बताता है: कैपिटल, लैंड और लेबर। नेचुरल रिसोर्सेज में कुछ प्रोडक्शन के दौरान कंज्यूम होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स, जबकि कुछ फिक्स्ड हो सकते हैं, जैसे प्लॉट्स ऑफ लैंड। ह्यूमन लेबर प्रोडक्शन का वाइटल एलिमेंट है।
फर्म आउटपुट प्रोड्यूस करके मार्केट में बेचती है। सेल से मिलने वाला मनी रेवेन्यू कहलाता है। रेवेन्यू का एक पोर्शन लैंड की सर्विस के लिए रेंट, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट और लेबर के लिए वेजेस के रूप में जाता है। बचा हुआ हिस्सा एंटरप्रेन्योर की अर्निंग यानी प्रॉफिट कहलाता है। यही फैक्टर इनकम्स का बेसिक फ्लो है। प्रॉफिट का पूरा अमाउंट हमेशा तुरंत कंज्यूम नहीं होता। प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट से न्यू मशीनरी खरीद सकते हैं या न्यू फैक्ट्रीज बना सकते हैं, जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपैंड हो। प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी बढ़ाने वाले ऐसे एक्सपेंसेस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। इसलिए प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट को आइडेंटिकल मत लिखना। प्रॉफिट अर्निंग है, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाने वाला एक्सपेंडिचर है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स को व्यवस्थित करो। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइवेट ओनरशिप, आउटपुट को मार्केट में बेचने के लिए प्रोडक्शन, और लेबर सर्विसेज की सेल एंड परचेज एट अ प्राइस कॉल्ड वेज रेट। वेजेस के बदले खरीदा और बेचा जाने वाला लेबर वेज लेबर कहलाता है। ये कीवर्ड्स डेफिनेशन आंसर में जरूरी है। एक केयरफुल क्वालिफिकेशन भी है। हर डेवलपिंग कंट्री की हर एक्टिविटी कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल्स पर नहीं चलती। कई जगह पेजेंट फैमिलीज एग्रीकल्चर करती हैं। फैमिली लेबर ज्यादा होता है, आउटपुट का कुछ हिस्सा फैमिली खुद कंज्यूम करती है और वेज लेबर कम होता है। ट्राइबल सोसाइटीज में लैंड कलेक्टिवली ओन्ड भी हो सकती है। इसलिए बुक का कैपिटलिस्ट एनालिसिस हर सोसाइटी पर ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होता। फर्म में एंटरप्रेन्योर इनपुट्स हायर करता है, प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज करता है और मार्केट में आउटपुट बेचकर प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रिस्क और अनसर्टेनिटी भी बेयर करनी पड़ती है। अगर आउटपुट की सफिशिएंटली हाई प्राइस न मिले तो प्रॉफिट मार्जिन घट सकता है। एग्जाम में एंटरप्रेन्योर को केवल ओनर मत लिखो, कंट्रोल और रिस्क बेयरिंग भी मेंशन करना स्ट्रॉन्गर है। क्विक रिकॉल, कैपिटल, लैंड और लेबर से आउटपुट बनता है। आउटपुट मार्केट में बिकता है, जिससे रेवेन्यू आता है। रेवेन्यू रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्रॉफिट का एक भाग मशीनरी या फैक्ट्री पर लगाया जाए और कैपेसिटी बढ़े तो उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहेंगे। इस फ्लो को अपनी नोटबुक में एरो से लिखो। अब तक हम कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज का कोर मैकेनिज्म कवर कर चुके हैं। ओरिएंटेशन क्यू याद रखो। मैक्रो इकोनॉमिक्स केवल एब्स्ट्रैक्ट टोटल्स नहीं है। उन टोटल्स के पीछे प्रोडक्शन, इनकम, फैक्टर पेमेंट्स, फर्म्स और हाउस होल्ड्स की इंटरेक्शंस हैं। इसी वजह से सेक्टर्स को अलग पहचानना जरूरी हो जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी को 4 मेजर सेक्टर्स के कॉम्बिनेशन के रूप में देखती है: हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर। पहले 3 डोमेस्टिक इकोनॉमी के मेजर प्लेयर्स हैं और एक्सटर्नल सेक्टर बाकी दुनिया के साथ इकोनॉमिक लिंक्स दिखाता है। इन सेक्टर्स के बीच रिलेशनशिप्स इकोनॉमी की ओवरऑल वर्किंग समझने में मदद करते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर में एक इंडिविजुअल हो सकता है जो कंजम्पशन डिसीजंस लेता है, या इंडिविजुअल्स का ग्रुप भी हो सकता है जो जॉइंटली कंजम्पशन डिसाइड करे। हाउस होल्ड्स कंज्यूम करते हैं, सेव करते हैं और टैक्सेस पे करते हैं। उनकी इनकम वेजेस, गवर्नमेंट सैलरी, प्रॉफिट्स, रेंट या इंटरेस्ट से आ सकती है। हाउसहोल्ड्स फर्म्स के प्रोडक्ट्स की डिमांड क्यों क्रिएट करते हैं? क्योंकि फर्म्स का मार्केट में सेल करना कंज्यूमर डिमांड के बिना पॉसिबल नहीं होगा। हाउसहोल्ड मेंबर्स फर्म्स में वर्कर्स हो सकते हैं और वेजेस अर्न कर सकते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करके सैलरीज पा सकते हैं या फर्म्स ओन करके प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। हाउस होल्ड्स लैंड लीज करके रेंट भी अर्न कर सकते हैं और कैपिटल लेंड करके इंटरेस्ट भी। इसलिए हाउस होल्ड को केवल कंज्यूमर मानना इनकम्प्लीट है। वह इनकम अर्न करने वाला, सेविंग करने वाला, टैक्स पे करने वाला और फर्म्स के आउटपुट की डिमांड करने वाला सेक्टर है। ये मल्टी रोल आंसर में लिखोगे तो एक्सप्लेनेशन मैच्योर लगेगी। गवर्नमेंट या स्टेट का रोल लॉ मेकिंग, लॉ एनफोर्समेंट और जस्टिस प्रोवाइड करना है। इसके साथ गवर्नमेंट टैक्सेस इम्पोज कर सकती है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग कर सकती है, स्कूल्स और कॉलेजेस चला सकती है, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है और कई सिचुएशंस में प्रोडक्शन भी कर सकती है। इसलिए गवर्नमेंट इकोनॉमी से बाहर खड़ी निष्क्रिय संस्था नहीं है। फर्म्स प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जहां एंटरप्रेन्योर कैपिटल, लैंड और लेबर के सर्विसेज एम्प्लॉय करके आउटपुट बनाता है। उनका मोटिव आउटपुट को मार्केट में सेल करके प्रॉफिट अर्न करना है। गवर्नमेंट और फर्म्स को एक ही सेक्टर मत लिखना। फर्म्स प्राइवेट कैपिटलिस्ट प्रोडक्शंस जुड़ी हैं,
जबकि गवर्नमेंट पब्लिक फंक्शंस और पब्लिक नीड से। अब एक्सटर्नल सेक्टर, डोमेस्टिक कंट्री बाकी वर्ल्ड को गुड्स बेचती है तो वे एक्सपोर्ट्स हैं, बाकी वर्ल्ड से गुड्स खरीदती है तो इंपोर्ट्स। एक्सटर्नल सेक्टर केवल गुड्स ट्रेड तक सीमित नहीं, फॉरेन कंट्री से कैपिटल डोमेस्टिक कंट्री में आ सकता है या डोमेस्टिक कंट्री कैपिटल बाहर भेज सकती है। 4 सेक्टर्स को एक कनेक्टेड चेन की तरह सोचो। हाउस होल्ड्स कंजम्पशन डिमांड और फैक्टर सर्विसेज देते हैं, फर्म्स आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं और फैक्टर इनकम्स देती हैं। गवर्नमेंट टैक्सेस, पब्लिक स्पेंडिंग और पब्लिक सर्विसेज के जरिए इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती है। एक्सटर्नल सेक्टर एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स और कैपिटल फ्लोज के जरिए डोमेस्टिक इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से जोड़ता है। लिसनर चेक, अगर क्वेश्चन पूछे मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स कौन से हैं, तो सीक्वेंस याद रखो, हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर। अगर क्वेश्चन रोज पूछे केवल लिस्ट मत दो, हर सेक्टर के कम से कम 2 फंक्शंस लिखो। लिस्ट और डिस्क्रिप्शन में यही डिफरेंस मार्क्स बचाता है। यहाँ एडजी पर एक शॉर्ट रिवीजन चैलेंज यूजफुल रहेगा। 4 सेक्टर्स के नाम लिखकर हर सेक्टर की 2 रोल्स बिना नोट्स देखे बोलो, फिर अपने आंसर को स्टेप बाय स्टेप चेक कराओ। अगर कोई फ्रेंड साथ पढ़ रहा है तो एक दूसरे को सेक्टर पहचानने वाले क्वेश्चंस दो। टीचिंग अ फ्रेंड से इंटरलिंकेजेस और क्लियर होते हैं। अब एक सटल पॉइंट, सोर्स बताता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट वेरिएबल्स के साथ सेक्टर्स के इंटरलिंकेजेस भी लेती है। कभी इकोनॉमी एज अ होल का सिंगल व्यू यूजफुल है, लेकिन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की राइवलरी या हाउस होल्ड्स, बिजनेस सेक्टर और गवर्नमेंट के रिलेशनशिप्स को अलग देखकर कुछ फिनोमेना बेहतर समझ आते हैं। इसलिए मैक्रो का मतलब ये नहीं कि इंडिविजुअल डिटेल्स हमेशा इररेलेवेंट है। मैक्रो एग्रीगेट आउटकम देखती है, पर वह आउटकम अलग सेक्टर्स और एजेंट्स के इंटरेक्शन से बनता है। जब सेक्टोरल डिफरेंसेस सिग्निफिकेंट हों तो रिप्रेजेंटेटिव गुड की सिंप्लीफिकेशन से हटकर कैटेगरीज या सेक्टर्स का एनालिसिस करना जरूरी हो सकता है। मिनी रिकैप, हाउस होल्ड डिमांड के बिना फर्म्स का प्रोडक्ट मार्केट नहीं चलेगा। फर्म्स के वेजेस, सैलरीज, प्रॉफिट्स, रेंट और इंटरेस्ट हाउस होल्ड्स की इनकम बन सकते हैं। गवर्नमेंट पब्लिक नीड्स और सर्विसेज से जुड़ी है। एक्सटर्नल सेक्टर एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स और कैपिटल फ्लोज लाता है। ये लिंक्स ही इकोनॉमी को इंटरकनेक्टेड सिस्टम बनाते हैं। अब एग्जाम मोड। इस चैप्टर से कॉमनली टेस्टेड क्वेश्चन हो सकता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अंतर समझाइए। आंसर में फोकस, यूनिट्स, ऑब्जेक्टिव्स और वेरिएबल्स के 4 एंकर्स रखो। माइक्रो में इंडिविजुअल एजेंट्स और मार्केट्स, मैक्रो में इकोनॉमी एज अ होल और एग्रीगेट्स। माइक्रो प्राइवेट प्रॉफिट या सेटिस्फैक्शन, मैक्रो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस, आउटपुट और पब्लिक वेलफेयर। दूसरा लाइकली क्वेश्चन, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की इंपॉर्टेंट फीचर्स बताइए। 3 कोर पॉइंट्स लिखो। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइवेट ओनरशिप, मार्केट में बेचने के लिए प्रोडक्शन, और वेज रेट पर लेबर सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग। चाहो तो वेज लेबर टर्म भी डिफाइन करो। एक्स्ट्रा अनरिलेटेड एग्जाम्पल्स जोड़ने से आंसर ऑटोमेटिकली बेहतर नहीं होता। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है, 4 सेक्टर्स डिस्क्राइब कीजिए। स्ट्रक्चर पहले नेम्स फिर रोल्स। हाउस होल्ड्स कंजम्पशन, सेविंग, टैक्सेस और इनकम सोर्सेज जुड़े हैं। फर्म्स प्रोडक्शन और प्रॉफिट से। गवर्नमेंट लॉज, टैक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज से। एक्सटर्नल सेक्टर एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स और इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट से। यही स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन एग्जामिनर को क्लैरिटी देती है। ग्रेट डिप्रेशन वाला आंसर फैक्चुअल और कॉजल दोनों होना चाहिए। केवल 1929 और 1933 लिखकर मत छोड़ना। डिमांड फॉर गुड्स गिरने, फैक्ट्रीज आइडल होने, वर्कर्स के जॉब्स खोने, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के 3 से 25% होने और एग्रीगेट आउटपुट के लगभग 33% गिरने का कनेक्शन बताओ। फिर केन्स और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की जरूरत कंक्लूड करो। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रिप्रेजेंटेटिव गुड पर भी आ सकता है। पहले बताओ कि यह इकोनॉमी के गुड्स एंड सर्विसेज की एवरेज प्रोडक्शन, प्राइस और एम्प्लॉयमेंट को रिफ्लेक्ट करने वाला हाइपोथेटिकल कमोडिटी है। फिर यूजफुलनेस लिखो। एनालिसिस सरल होता है। फिर लिमिटेशन, इंडिविजुअल कमोडिटीज की डिफरेंट कंडीशंस छिप सकती हैं। अंत में कैटेगरीज जैसे एग्रीकल्चर,
इंडस्ट्री और सर्विसेज का एग्जाम्पल दो। कॉमन मिस्टेक चेक। क्या मैक्रो इकोनॉमिक एजेंट का ऑब्जेक्टिव हमेशा प्राइवेट प्रॉफिट मैक्सिमम करना है? नहीं। स्टेट और स्टैट्यूटरी बॉडीज पब्लिक गोल्स परस्यू करती हैं। क्या हर कंट्री पूरी तरह कैपिटलिस्ट है? नहीं। सोर्स कैपिटलिस्ट एनालिसिस की हिस्टोरिकल और प्रैक्टिकल लिमिट्स बताता है। क्या एक्सटर्नल सेक्टर केवल इंपोर्ट्स है? नहीं। एक्सपोर्ट्स और कैपिटल फ्लोज भी इसमें आते हैं। अगर 5 मार्क आंसर लिख रहे हो, ओपनिंग डेफिनेशन, फिर 2 और 3 सब हेडिंग्स, फिर सोर्स ग्राउंडेड एक्सप्लेनेशन और छोटा कंक्लूजन रखो। डेट्स और परसेंटेजेस वहीं यूज करो जहां रेलेवेंट हो। एडम स्मिथ 1776 और केन्स 1936 को कंफ्यूज मत करो। आंसर में मैक्रो, एग्रीगेट, इंटरडिपेंडेंस, पब्लिक वेलफेयर और सेक्टर्स जैसे प्रिसाइज कीवर्ड्स नेचुरली शामिल करो। अब एक फास्ट ओरल क्विज। इन्फ्लेशन किस ब्रॉड कंसर्न से जुड़ी है? जनरल प्राइस लेवल। अनएम्प्लॉयमेंट किससे? इकोनॉमी वाइड या सेक्टोरल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। आउटपुट बनाने के फैक्टर्स, कैपिटल, लैंड और लेबर। रेवेन्यू का बचा हिस्सा, प्रॉफिट। प्रॉफिट से कैपेसिटी बढ़ाने वाला एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब हम फाइनल सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरे चैप्टर को एक स्टोरी की तरह जोड़ते हैं। सिटीजन्स के ब्रॉड क्वेश्चंस, प्राइसेस, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक हेल्थ मैक्रो का स्टार्टिंग पॉइंट है। एग्रीगेट वेरिएबल्स को समझने के लिए रिप्रेजेंटेटिव गुड हेल्पफुल है, लेकिन सेक्टोरल डिफरेंसेस होने पर सेक्टर्स को अलग देखना पड़ता है। माइक्रो और मैक्रो का रिलेशन भी याद रखो। माइक्रो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स और मार्केट्स की डिसीजंस पड़ती है। मैक्रो उन डिसीजंस के एग्रीगेट आउटकम्स और इकोनॉमी वाइड कंडीशंस को पढ़ती है। मैक्रो पॉलिसीज कभी कभी मार्केट फोर्सेस को सोशल गोल्स के अनुसार मॉडिफाई करने की कोशिश करती हैं। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक फोर्सेस से जुड़ी होकर भी ब्रॉडर है। हिस्टोरिकल चेन, क्लासिकल ट्रेडिशन फुल एम्प्लॉयमेंट और फुल कैपेसिटी की एक्सपेक्टेशन रखती थी। ग्रेट डिप्रेशन ने फॉलिंग डिमांड, आइडल फैक्ट्रीज और लॉन्ग लास्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट दिखाया। केन्स की 1936 की जनरल थ्योरी ने इकोनॉमी को एंटायरिटी और सेक्टर्स की इंटरडिपेंडेंस के साथ एग्जामिन किया। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैक्रोइकोनॉमिक्स डिस्टिंक्ट ब्रांच के रूप में उभरी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फ्लो भी बोलकर देखो। एंटरप्रेन्योर कैपिटल, लैंड और लेबर अरेंज करता है, आउटपुट प्रोड्यूस करता है और मार्केट में बेचता है। रेवेन्यू से रेंट, इंटरेस्ट और वेजेस पे होते हैं। रिमाइंडर प्रॉफिट है। प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मशीनरी या फैक्ट्री पर खर्च इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। फर्म्स रिस्क और अनसर्टेनिटी के साथ ऑपरेट करती हैं। 4 सेक्टर्स का फाइनल मेंटल मैप हाउस होल्ड डिमांड, सेविंग, टैक्सेस और फैक्टर इनकम से जुड़े हैं। फर्म्स प्रोडक्शन, मार्केट सेल और प्रॉफिट से। गवर्नमेंट लॉज, टैक्सेस और पब्लिक सर्विसेज से। एक्सटर्नल सेक्टर एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स और कैपिटल मूवमेंट से। मैक्रो इकोनॉमिक्स इन सेक्टर्स को आइसोलेटेड बॉक्सेस नहीं, इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स की तरह देखती है। फाइनल एक्टिव रिकॉल चैलेंज सुनो और तुरंत आंसर मत देखो। पहला, मैक्रो इकोनॉमिक्स के 3 एग्रीगेट इंडिकेटर्स कौन से हैं? दूसरा, रिप्रेजेंटेटिव गुड क्यों लिया जाता है? तीसरा, इसकी लिमिटेशन क्या है? चौथा, कीन्स और ग्रेट डिप्रेशन का कनेक्शन क्या है? पांचवा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स कौन से हैं? अपने नोटबुक में 5 नंबर्ड आंसर्स लिखो। अब आंसर्स वेरीफाई करो। इंडिकेटर्स हैं एग्रीगेट आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल और ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट। रिप्रेजेंटेटिव गुड एवरेज इकोनॉमी को सिंप्लीफाई करके दिखाती है। लिमिटेशन है कि इंडिविजुअल गुड्स, लेबर टाइप्स और टेक्नोलॉजीज की डिफरेंसेस छुप सकती हैं। कीन्स ने ग्रेट डिप्रेशन के बाद लॉन्ग लास्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट और इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमी को एक्सप्लेन करने का फ्रेमवर्क दिया। सेक्टर्स हैं हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर। एक फाइनल मिसकंसेप्शन फिर से, मैक्रो का मतलब केवल नेशनल आउटपुट याद करना नहीं है। इसमें इकोनॉमिक एजेंट्स, पॉलिसी डिसीजन मेकर्स, पब्लिक वेलफेयर, कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन और सेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस भी आते हैं। इसी तरह माइक्रो का मतलब अनइम्पॉर्टेंट या छोटा सब्जेक्ट नहीं है। दोनों ब्रांचेस अलग लेवल पर इकोनॉमिक बिहेवियर को समझती है और एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज रिकैप कर लो। मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी एज अ होल,
एग्रीगेट आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल और एम्प्लॉयमेंट को स्टडी करती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल एजेंट्स और मार्केट्स पर फोकस करती है। रिप्रेजेंटेटिव गुड एनालिसिस को सरल बनाती है, लेकिन सेक्टोरल डिफरेंसेस को इग्नोर कर सकती है। केस ग्रेट डिप्रेशन और 1936 मैक्रो इकोनॉमिक्स के इमरजेंस की हिस्टोरिकल लिंक्स हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट ओनरशिप, मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन और वेज लेबर इंपॉर्टेंट है। कॉमन मिस्टेक यह है कि 4 सेक्टर्स को केवल लिस्ट करके रोल्स न लिखो। अब कॉन्क्रीट नेक्स्ट स्टेप, नोटबुक में माइक्रो और मैक्रो का कंपैरिजन, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन का फ्लो और 4 सेक्टर माइंड मैप बिना देखे बनाओ। फिर एडजी से अपने सबसे अनक्लियर डाउट पर सोक्रेटिक क्वेश्चन पूछो। आज पैसिव लिसनिंग को एक्टिव मास्टरी में बदलो। मैं गौरव और स्वाति एडजी के साथ तुमसे फिर मिलेंगे। आराम से पढ़ो, समझ कर लिखो और अपने कॉन्सेप्ट्स पर भरोसा रखो।